क्लास 11 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 1 क्लास 11 सेमेस्टर 1 अकाउंटेंसी का स्पेशल पर्पस बुक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसका एक और नाम है सब डिवीजन ऑफ जर्नल, ठीक है ना, या सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट। अलग अलग नाम से इसको हम लोग जानते हैं, स्पेशल पर्पस बुक, सब डिवीजन ऑफ जर्नल। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, पूरा क्लास 11 का सबसे इजी चैप्टर यही है, ठीक है ना। इट इज वेरी इजी। अब देखो, अगर हम लोग सब डिविजन ऑफ जर्नल या क्लासिफिकेशन ऑफ डे बुक्स करेंगे तो डे बुक कितना कैटेगरी में डिवाइड होगा, या देर आर हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल। सब डिविजन्स ऑफ जर्नल। तो देखो, जर्नल को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 कैश बुक, नंबर 2 पेटी कैश बुक, बहुत सारा है। अच्छा, मेन पहले लिख रहे हैं जो अपने सिलेबस में, वो बेटर होगा। ये सब भी है बट ये सब अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो लाइन से पहले लिखते हैं जो जो अपने सिलेबस में। परचेज डे बुक, परचेज डे बुक, फिर आते हैं सेल्स डे बुक, फिर आते हैं परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न्स इनवर्ड बुक, फिर आता है सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न्स आउटवर्ड बुक, फिर आते हैं जर्नल प्रॉपर या फिर जेनरल जर्नल, फिर आते हैं हम लोग कैश बुक, फिर है पेटी कैश बुक, फिर है बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, फिर है बिल्स पेबल बुक। तो ये टोटल 9 कैटेगरी में सब डिविजन ऑफ जर्नल को बांटा जाता है। बट अपने सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना है 1 2 3 4, 5th भी कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता है। 1 2 3 4 बाकी हम लोग के सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक है ना, या 5th तक मान लेते हैं। अब ये सब क्या है सर, ये सब में क्या रिकॉर्ड होता है? देखो, जर्नल को डिवाइड करेंगे तो 9 कैटेगरी में डिवाइड हो गया, जिसमें से नंबर 1 है परचेज डे बुक। परचेज डे बुक क्या रिकॉर्ड करेगा सर? परचेज डे बुक रिकॉर्ड करता है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। इससे रिलेटेड नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। पूरा अभी हम ऐसे रफली समझा रहे, इससे रिलेटेड पूरा नोट्स आप लोगों को दे दिया जाएगा। उसको आप लोगों को हम ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है, ग्रुप में भेज देंगे, उससे आप लोग कॉपी कर लोगे। तो परचेज डे बुक क्या रिकॉर्ड करता है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स का क्या मतलब है? जो बिजनेस में डील कर रहा है, जैसे कि अगर कपड़ा का बिजनेस है तो कपड़ा हो गया गुड्स, फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर हो गया गुड्स, बुक्स का बिजनेस है तो बुक्स हो गया गुड्स। तो गुड्स को अगर हम परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में तो वो रिकॉर्ड होगा परचेज डे बुक में। कहां रिकॉर्ड होगा? परचेज डे बुक। फिर आता है सेल्स डे बुक। अगर गुड्स को हम सेल कर रहे हैं क्रेडिट में तो वो कहां रिकॉर्ड होगा? सेल्स डे बुक में। कहां रिकॉर्ड होगा? याद रखिएगा,
परचेज बुक और सेल्स बुक में क्रेडिट परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा। कैश में खरीदेंगे तो रिकॉर्ड, अदर देन गुड्स, कोई एसेट बेच रहे हैं खरीद रहे हैं तो वो रिकॉर्ड। जैसे कि मान लो फर्नीचर खरीद रहे हैं क्रेडिट में, फर्नीचर तो गुड्स नहीं है मेरा, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, फर्नीचर दुकान है तब फर्नीचर गुड्स होगा। क्लियर हुआ? बुक शॉप है उसमें फर्नीचर खरीद रहे हैं तो एसेट है, तो ये रिकॉर्ड ही। तो याद रखना है ये भी रिकॉर्ड होगा। जैसे हम क्लास में करवा रहे थे, स्कूल में 4 ट्रांजैक्शन थे जिसमें से 2 रिकॉर्ड ही नहीं होगा, 2 ही होगा, वो लोग चारों रिकॉर्ड कर दिए। तो तुमको पढ़ना होगा कौन सा रिकॉर्ड होगा कौन सा रिकॉर्ड, उसको याद रखना है। क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, कैश परचेज एंड सेल रिकॉर्ड, परचेज एंड सेल ऑफ एसेट अदर देन गुड्स, चाहे वो कैश में हो क्रेडिट में हो, वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। इसके बाद आता है परचेज रिटर्न बुक, नाम से समझ में आ रहा है, गुड्स विच इज सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब वो रिटर्न आता है तो वो रिकॉर्ड होता है परचेज रिटर्न बुक में। वो सामान जो आप क्रेडिट में परचेज खरीद किए हो, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट विच इज व्हेन रिटर्न टू सप्लायर, आप उधारी में सामान लाए हो उसको वापस कर रहे हो तो वो रिकॉर्ड होगा परचेज रिटर्न बुक में। कैश में खरीदा हुआ सामान अगर वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं। उसी तरह गुड्स जिसको हम क्रेडिट में बेचे हैं जब वो वापस आ रहा है तो वो रिकॉर्ड होगा सेल्स रिटर्न बुक में। समझ में आ रहा है बात? हम उधारी में किसी को सामान बेचे, वो हमको ला के वापस कर दे रहा है, ये हो गया सेल्स रिटर्न बुक। जर्नल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड होगा? वो एंट्री जो ये चारों में नहीं आ रहा है, कहां रिकॉर्ड होगा? वो एंट्री जो चारों में रिकॉर्ड नहीं हो रहा, कहां रिकॉर्ड होगा? सर एग्जांपल दीजिए। बैड डेट, डेप्रिसिएशन, एबनॉर्मल लॉस, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फॉर चैरिटी, जर्नल प्रॉपर में हो। और कैश बुक जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ये हम लोग का सेमेस्टर 2 में है, अभी तो नहीं है लेकिन ये सेमेस्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे, ये भी सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे। बिल रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स पेबल, ये तो हम लोग का सेमेस्टर 1 में है, लास्ट चैप्टर यही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जर्नल की है, ये चारों अभी हम लोग करेंगे। कैश बुक, पेटी कैश बुक सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे, और बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सेमेस्टर 1 का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होगा सर? कैश बुक एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे सेमेस्टर 2 में, बहुत अच्छा चैप्टर और इंपॉर्टेंट भी है। कैश बुक का मतलब होता है यहां पे कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो, पैसा जो आ रहा है जा रहा है, चाहे वो कैश के थ्रू हो या बैंक के थ्रू हो, वो कहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा? कैश बुक में। कहां रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। और पेटी कैश बुक, पेटी का क्या मतलब है? वो स्टील वाला पेटी मत सोचो, क्यू वाला पेटी सर। पेटी का मतलब होता है यहाँ स्मॉल, पता है पेटी केसेस, नहीं इधर तो पेटी की समझ, छोटा मोटा केस है। तो पेटी मतलब होता है स्मॉल, जो स्मॉल एक्सपेंसेस है, कैश का छोटा छोटा एक्सपेंस। अब मान लो एक बड़ा सा कंपनी है जहां हजारों लाखों रुपए का लेन देन डेली चल रहा है, अब उसमें से बीच में कोई 10 रुपए का जेरोक्स करवा दिया, अब वो 10 रुपए का जेरोक्स तुम लाखों के बीच में एंटर करके लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, हिसाब गड़बड़ा जाएगा। तो इसके लिए एक अलग से किताब रखा जाता है जिसको बोलते हैं पेटी कैश बुक, सब छोटा मोटा चाय पानी का खर्चा वहां लिखो। ठीक है, क्लियर हुआ? और बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल तो हम लोग करेंगे। तो ये आप लोग को हम ओवरव्यू दे दिए, एकदम जो ध्यान से समझना है वो समझना है जो हम लोग के सिलेबस में है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? बोलो समीर, सेल्स डे बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? वो तो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। सेल्स डे बुक में, सेल्स बुक या सेल्स डे बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट में जो सामान बेचे, है ना। परचेज रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड होगा मुदस्सिर? जो सामान रिटर्न हुआ है, कौन सा सामान? जिसको क्रेडिट में खरीद के लाए थे, है ना। ये सब याद रखना है, क्लियर होगा? और बहुत इजी है। अच्छा देखो, अब इसको करने का ना 2 फॉर्मेट है, इसको करने का 2 फॉर्मेट है। एक होता है सिंगल कॉलम मेथड,
और दूसरा होता है मल्टी मल्टी कॉलम मल्टी कॉलम मेथड। एक होता है सिंगल कॉलम मेथड, दूसरा होता है मल्टी कॉलम मेथड। हम आप लोगों को अगर डिस्क्रिप्टिव रहता है, सम्स बनाने का रहता तो दोनों मेथड सिखाते, बट सम्स तो बनाना नहीं है, एमसीक्यू कर रहे हैं, तो हम आपको सिर्फ एक ही मेथड सिखाएंगे, दैट इज सिंगल कॉलम। क्योंकि दोनों में आंसर तो सेम ही आना है, तरीका तो सेम ही है, बस एक में एक ही कॉलम रहेगा, एक में बहुत ज्यादा कॉलम रहेगा। क्योंकि हम लोग के पास टाइम उतना है नहीं और चैप्टर भी बहुत अनइम्पोर्टेंट है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो इसको पूरा तरीके से ये आज कर रहे हो उसके बाद जिंदगी में और कभी नहीं करोगे। बीकॉम में नहीं, सीए, सीएमए, सीएस और नहीं, ये सबका साथ यही करें। ठीक है, तो सिंगल कॉलम मेथड है, वो हम आप लोगों को समझाएंगे, वो इजी भी है, समझ में भी आराम से आ जाएगा, ज्यादा कॉलम भी नहीं है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव रहता है तब हम दोनों मेथड से सिखा दें, क्योंकि एग्जाम में क्या आ जाएगा, इसमें तो एमसीक्यू आएगा, तुम कोई भी मेथड से करके आंसर निकालो ना। ठीक है, अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, फिर तुम लोग को हम एमसीक्यू भी करवाएंगे कि बाबू आप तो सम्स करवाए, एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, तो वो सम्स को एमसीक्यू में फिर कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे देखिए अभी मॉक टेस्ट लिए थे, किए ना एमसीक्यू में कन्वर्ट, नोट्स तो अलग तरीके से था, बट तुम लोग नोट्स पढ़ी, क्लास अटेंड की, तो क्या मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम हुआ? ऐसा लगा कि सर तो एमसीक्यू समझा ही नहीं थे सही से। तो जब तुम सम्स करोगी उसके बाद एमसीक्यू क्लास करोगी तो एमसीक्यू ऑटोमेटिकली हो जाए। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुआ? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम्स के तरफ। आज हम लोग पढ़ते हैं अलग बोर्ड्स का पेपर भी करेंगे 2015 से लेकर 2024 तक का या 23 तक का, शायद कौन सा ईयर है लिख लेते। 11 का बोर्ड्स का पेपर है, बताते हैं कहां से आया मेरे पास। देख रहे हो पूरा सॉल्व किया हुआ है। 11 का बोर्ड्स का पेपर कहां से भी समझा रहे, पहले देखिए तो कौन सा ईयर का लास्ट है, विथ आंसर दिया हुआ है। नहीं यार, स्कूल का नहीं है, बोर्ड्स का पेपर है, क्लास 11 का 2023 तक का, नॉट 24, 23 तक। तो 2015 से 2023 तक का बोर्ड्स का पेपर भी है, ये सब भी आप लोग को करवाएंगे। सर 11 का बोर्ड्स क्या हुआ, नींद पूरा नहीं हुआ क्या? तुम लोग ये सोचते हो अभी तो सर सोए नहीं दिन में। हाँ, 11 का बोर्ड पहले सेमेस्टर एग्जाम से पहले क्लास 11 का और 12 का दोनों का पेपर बोर्ड से आता था। सिर्फ डिफरेंस ये था, 12 का बोर्ड एग्जाम बाहर होता था, 11 का स्कूल में बैठ के होता था, पेपर बाहर से ही आता था। एग्जाम लेगा स्कूल वाला, पेपर चेक करेगा स्कूल का टीचर, रिपोर्ट बनाएगा स्कूल, पेपर आएगा बाहर से। अब क्या है, पढ़ाएगा भी स्कूल, पेपर भी सेट करेगा स्कूल, टेस्ट भी लेगा स्कूल, मार्क्स भेजेगा बोर्ड में, रिपोर्ट बाहर से आ जाएगा। अब 12 का जैसे बोर्ड पहले था वैसे अभी। तो ये सब बोर्ड्स का पेपर है। समझ में आ रहा है? 2015 से 23 तक का जो ओल्ड सिलेबस था पूरा इसमें। 24 से तो सेमेस्टर वाइज होगी, है ना, तो फिर 11 वाला तो मामला ही खत्म। समझ में आया? अब कहां से आया ये बोर्ड्स का पेपर? सब बोर्ड्स का क्वेश्चन है। जब बोर्ड्स का आता था तब तो हम लोग बता देते थे क्या आएगा और पूरा वही आता था। अब तो 11 का अलग अलग मैम सर लोग सेट कर रहे हैं, सब अपना अपना दिमाग से सेट कर रहे हैं। अभी भी 12 का बता सकते हैं, 12 में अभी भी हम आप लोगों को कंफर्म बता सकते हैं कि बाबू यही आएगा, यही पर 12 का, क्योंकि वो तो सेंट्रलाइज आएगा बोर्ड से, हम लोगों को पता है क्या इंपॉर्टेंट है। 11 का हाँ, उसमें भी हम लोग कुछ हद तक बता सकते हैं, अब इंपॉर्टेंट तो पता ही है भाई ये इंपॉर्टेंट है, बट एग्जैक्टली हर स्कूल का बताना इज अ बिट प्रॉब्लम है। क्रिसेंट का छोड़ के सबका बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, परचेज बुक स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। अरे लंबा रेस का घोड़ा बनो, क्या पेपर लेके क्या होगा? बस पास हो रहे हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है कि नहीं? देख लो, इन द बुक्स ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। देखो मेरा एक स्टूडेंट है एकदम फर्स्ट बैच,
जो लोग एग्जाम दिया था 2017 या 18 में शायद, वो मेरा पहला बैच था जिसको हम लोग कॉमर्स पढ़ाना स्टार्ट किए थे। वो लड़का उस दिन आया था, उसका शादी वादी लग गया है, दावत देने आया था, कार्ड वार्ड, तो बोल रहा था कि उसका कहीं पे जॉब कर रहा है, अच्छा उसका सैलरी है, 40-45 हज़ार जो सैलरी है। बोला सर अब जब हम इंटरव्यू देने गए आपको पता है हमसे क्या पूछा? बोला क्या? बोला हमको एक तो पेपर दिया, उस पर 10 जर्नल एंट्री था, बोला था सॉल्व करो। बोला हम किए, बोला किए, बोले हाँ सर 8 तो मेरा सही हो गया तो तुमको सिलेक्ट कर लिया। तो स्टार्टिंग में तो सैलरी कम था, 22,000 था, फिर बढ़ते बढ़ते हम अपना स्किल वहाँ दिखाया, काम दिखाया, ऑडिटिंग सीखा, अभी उसका लगभग 45-40 हज़ार के आसपास सैलरी है। बोला अभी हम शिफ्ट करेंगे ना सर तो हमको ज़्यादा मिल जाएगा, जैसे अभी शादी का टाइम में शिफ्ट करने नहीं मांग रहे, 1-2 साल यहीं गुजारेंगे, तो 1 साल कम से कम गुजारेंगे, फिर हम शिफ्ट कर जाएंगे, 60-65 हज़ार हमको देने लगेंगे। वो बोला था कि सर पता है हम उनको उसको बोले भी, बोले कि सर मेरा तो अच्छा था, पढ़ाई में वो अच्छा ही लगता था। तो वो बोला कि अब तो सर CA में किए, तो थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, उसके फादर थे नहीं, तो बोला आपको तो पता ही सर हम तो ट्यूशन पढ़ा के अपना पढ़ाई करते थे। तो जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ फिर हम जॉब के लिए अप्लाई किए सर, एक जगह आया तो वहाँ पे इंटरव्यू में 20 मिनट बोला सब बेसिक जर्नल एंड ऑल, ये सब ट्रायल बैलेंस, डिप्रिसिएशन, ये सब पूछ रहा था। मतलब वो देखा इसका कॉन्सेप्ट ठीक है कि नहीं है, काम तो सिखा देंगे इसको, अब उसको डेबिट क्रेडिट ही नहीं आता है तो क्या सीखेगा? तो बोला बस सिर्फ अपने जर्नल का टेस्ट किया सर, डिप्रिसिएशन का थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा, उसके बाद सिलेक्ट कर लिया। अभी अच्छा पोजीशन है, बोल लगभग उसका हो गया 3 साल 2 साल ज्वाइन करते हो गए। सही है। तो देखो फॉर्मेट सिंगल कॉलम का ऐसे रहेगा, यहाँ पे पतला सा देखो डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, या कहीं कहीं पे परचेज इनवॉइस नंबर लिखा हुआ रहेगा, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, फिर डिटेल, फिर अमाउंट या नेट। देखो फॉर्मेट है ये, ठीक है ना, सिंगल कॉलम का या ऑर्डिनरी या जनरल कॉलम का। अब इसमें देखो पूरा डेट है, पर्टिकुलर्स है, 2 कॉलम है, डेबिट क्रेडिट की जगह डिटेल और नेट का, या डिटेल या अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। और लेजर फोलियो का भी है, उसके बाद में एक पतला सा और कॉलम है इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर और लेजर फोलियो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में काम आता है, ऐसे यहां उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इतनी जल्दी आ गए आप? 7 बजे अकाउंट के नीचे, 8 बजे टैक्स दिया और 8 बजे क्या अकाउंट्स में हो गया क्या सब? इन लोग को चाहिए बेल्ट ट्रीटमेंट। चलो इधर देखो, स्टार्ट करते हैं सम्स। चलो तुम लोग को बोर्ड्स का क्वेश्चंस करवाते हैं डायरेक्टली। देखिए दिया हुआ भी है, 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2015, ये 2015 का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम। डेट ऑफ बर्थ कब है मुदस्सिर तुम्हारा? 2009। मतलब जब तुम हाफ पैंट पहन के घूम रहे थे तभी बोर्ड में आया था, जब 6 साल का थे, जब तुम रो रहे थे केजी में, घर लेके चलिए, तब का लड़का लोग जो एग्जाम में दिया था वो अभी याद तुम लोग करवा ले। समझे? 2015 का ये क्वेश्चन जो पहले 6 मार्क्स का आता था, ठीक है।
एक दो क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी आप लोग को दे देंगे होमवर्क। अच्छा, उस वक्त जीएसटी नहीं था, सेल्स टैक्स था। ठीक है, तो अभी हम लोग सेल्स टैक्स को हटा के सब जगह जीएसटी, जहां जहां सेल्स टैक्स है वहां वहां हम काट के लिख दे रहे हैं जीएसटी। ठीक है ना, क्योंकि उस वक्त सेल्स टैक्स था, अभी आ गया जीएसटी। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें। 2015 का क्वेश्चन है ये, 2015। ये सब ऑलरेडी आप लोग का ड्राइव में अपलोड किया हुआ है। ये वाला बुक, ये वाला जो ड्राइव पीडीएफ है, ये ड्राइव में अपलोड किया हुआ है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ग्रुप में भी भेज देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ परचेज डे बुक ऑफ विकास शर्मा हु इज अ रिटेलर ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स। देख लेंगे वो काम क्या है, वो देख लेंगे, उस हिसाब से पता चलेगा मेरा कौन सा बिजनेस गुड्स है, कौन सा बिजनेस गुड्स नहीं है। तो इसका क्या काम है, इलेक्ट्रिकल गुड्स का। विकास शर्मा, इन द बुक्स ऑफ विकास शर्मा का जगह नहीं रहा, विकास शर्मा। ठीक है, फॉर्मेट ध्यान से देख लो, ऐसे आप लोग का फॉर्मेट काम का नहीं है एग्जाम में, पर फिर भी आना तो चाहिए ना। पहला 15 जुलाई 2014, तो यहां पे लिखेंगे डेट में 15 जुलाई 2014। परचेज फ्रॉम बीके इलेक्ट्रिकल्स, बीके इलेक्ट्रिकल से खरीदे हैं, तो यहां पे पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बीके इलेक्ट्रिकल्स, बीके इलेक्ट्रिकल अंडरलाइन। क्या खरीदे हैं, 100 ट्यूबलाइट्स एट ₹30 ईच। 100 ट्यूबलाइट्स, देख रहे हो उसका कितना सस्ताई वाला जमाना था, 30 रुपए में मिल जाता है। और मुदस्सिर हाफ पैंट पहन के खेलने में भेजी उसने, ये नहीं कि कुछ खरीद वरीद के रख के बाद में काम आ गया। 100 ट्यूबलाइट एट ₹30 ईच, तो टोटल कितना हो गया सर, 3000। और क्या परचेज किया है, 200 CFL बल्ब एट ₹110 ईच। 200 CFL बल्ब्स एट ₹110 ईच, तो कितना हो गया, 22,000 है ना। 110 इंटू 200, 22,000। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे और कुछ, अब है ट्रेड डिस्काउंट और पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया इसके ऊपर, पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस बोला है 150 रुपया। अब करेंगे क्या, ध्यान से समझो यार, ये दोनों को टोटल किए, आ गया कितना, 25। क्या आ गया, 25,000। ये है मेरा कॉस्ट प्राइस या लिस्ट प्राइस, जो भी बोले। इसके नीचे में लिखेंगे अब लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। कितना, तो 25,000 का 10% हो गया 2500। और कुछ है, हाँ सर, पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, इसको माइनस किया, आ गया 22,500। ये मेरा है नेट प्राइस। क्या है, अब इसके नीचे ऐड पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। कितना है सर, 150 रुपया। ये पूरा प्लस करने के बाद 22,650 लिख दिए बाहर नेट में। अब देखो कितने अच्छे से लिखा गया है, इसको ऐसे ही लाइन बाय लाइन आपको लिखना है। इन्हें लिखे, यहां फिगर, यहां आगे पीछे ऊपर नीचे पूरा नहीं, तब तरीका से सही से।
बन गया पहले वाला काम, पहला वाला काम हो गया। ठीक, देखो सबसे पहले हम आप लोग को बता भी दे रहे हैं, इसको करने से पहले आगे सबसे पहले आपका जो भी कॉस्ट प्राइस रहेगा, यहां पे ध्यान देखिए, कॉस्ट प्राइस जो भी रहेगा, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है एक्स, इसमें से सबसे पहले माइनस होता है ट्रेड डिस्काउंट। क्या माइनस होगा? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद एक फिगर आया, अब इससे माइनस क्या होगा? कैश डिस्काउंट। अगर क्वेश्चन में है तो यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सर कैश डिस्काउंट माइनस कर दिए, अब जो फिगर हुआ है इसमें ऐड होगा जीएसटी। कौन सा जीएसटी? चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या फिर आईजीएसटी हो, ये सब ऐड होगा। ऐड होने के बाद जो फिगर आया है इसमें ऐड करेंगे अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा सर? अदर एक्सपेंसेस में ट्रांसपोर्ट आ सकता है, पैकेजिंग आ सकता है, इंश्योरेंस आ सकता है। ये सब आने के बाद जो बचा है इसको लिख देंगे बाहर में, ये है मेरा नेट फिगर। यही सीक्वेंस फॉलो होगा। हम बोलेंगे सर पहले हम जीएसटी ऐड कर दे रहे, बाद में ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, रॉन्ग। सर पहले हम कैश डिस्काउंट माइनस कर दे रहे, बाद में ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, रॉन्ग। सर पहले हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड कर दे रहे, बाद में जीएसटी ऐड करेंगे, रॉन्ग। यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। हाँ, अगर इसमें से कुछ मिसिंग है तो वो ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगा। जैसे ये सब में ट्रेड डिस्काउंट ही था, बाहर आ गया, बाकी है ही नहीं। ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैश डिस्काउंट नहीं था, जीएसटी नहीं था। ट्रेड डिस्काउंट के बाद डायरेक्टली हम ऐड किए अदर एक्सपेंस और नेट में लिख दिए फिगर। तो ये इसको उतार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये वाला आपको एकदम याद रखना है सीक्वेंस। ये सीक्वेंस में गलती नहीं होना चाहिए, चाहे आप सेल्स डे बुक बनाओ, परचेज डे बुक बनाओ, जो भी बनाओ, यही सीक्वेंस होगा दोनों में। क्लियर? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, तब काम आगे बढ़ाया जाए। तो ये पहला वाला हो गया सर। नेक्स्ट 15 जुलाई हो गया। नेक्स्ट है 22 जुलाई, परचेज फ्रॉम भाटिया एंड कंपनी। 22 जुलाई। हाँ सर, वहां का गेट सही से बंद कर देना, तो गेट और खिड़की। परचेज फ्रॉम भाटिया एंड कंपनी 22 जुलाई 2014। तो लिखेंगे भाटिया एंड को, भाटिया एंड कंपनी, ठीक है। क्या खरीद रहे इससे? 10 मिक्सर ग्राइंडर एट 2500 ईच। 10, उस वक्त मिक्सर का दाम था, नए नए निकले था ना। ग्राइंडर एट, दहेज वहेज में भी देता था सर। अभी कोई बोलो मिक्सर दहेज में, बस बेइज्जती कर दी तो देना, मिक्सर देंगे। पहले साइकिल में, जैसे मेरे नाना लोग बोलते हैं उन लोगों का दहेज में साइकिल मिलता है। साइकिल, पानी का मोटर। बोला पानी का मोटर? बोले हाँ, खेत में पानी उनी देने के लिए काम आता था, तो वो सब मिलता। अभी कोई पानी का मोटर देख बोलेगा क्या हुआ भाई, क्या दे रहे हो? ले जाओ। साइकिल तो बहुत पॉपुलर था। अरे तेरा दहेज में साइकिल मिला है उसका। टेन मिक्सर ग्राइंडर है 2500 ईच, 25,000। नेक्स्ट, और कुछ है इसमें नहीं। ट्रेड डिस्काउंट 20%, जीएसटी 15%। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो 25,000 का 20% होता है 5,000। माइनस किए, आ गया 20,000। अब इसमें ऐड करेंगे, ऐड जीएसटी 15%। जीएसटी एट 15%। किसका? इसका 15%।
तो आ गया 3,000 रुपये। ऐड करने के बाद बाहर में लिख दिए 23,000। तो देख रहे हो कुछ सब में कुछ है, कुछ सब में कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम गगन ब्रोज 30 जुलाई 2014। 30 जुलाई 2014 गगन ब्रोज। $50 फैंस एट ₹3,200 ईच। 50 फैंस एट ₹3,200 ईच। $1,60,000। 20% ट्रेड डिस्काउंट है इसके ऊपर, तो माइनस किए सर, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। 1,60,000 का 20% होता है 32,000, माइनस किया आ गया 1,28,000। और क्या है, जीएसटी है 15%, एड जीएसटी एट द रेट 15%। तो 1,28,000 का 15% आता है 19,200। आ गया 1,47,200। और भी इसमें कुछ है, यस सर। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 500, तो ऐड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 500 हो गया 1,47,700। सर तीनों हो गया सर। अब ये पूरा क्लोज, खत्म। अब 1,47,700 प्लस 23,000 प्लस 22,650, 1,93,500। इसको ऐड किए, इसको ऐड किए, इसको ऐड किए, तीनों का ऐड करके यहां पे लिख देंगे 1,93,350। ये है मेरा टोटल। क्या है ये? खत्म हो गया सब। बस इतना ही कर देना है, काम खत्म। 1 मार्क्स के लिए नहीं आएगा बाबू ये, और ऐसा सम्स बनाने नहीं आएगा। हम क्या बोले, एमसीक्यू जाएगा, इसका से एक पोर्शन दे देगा। मान लो ये वाला क्वेश्चन उठा के दे दिया, बोला बताओ नेट सेल्स क्या होगा, नेट परचेज का प्राइस क्या होगा। सर नेट परचेज का प्राइस ये होगा, तो इसके लिए आना चाहिए ना। या बोल देगा बताओ तो इसमें जीएसटी का अमाउंट क्या है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा। इस तरह से एमसीक्यू, जब हम एमसीक्यू वाला टॉपिक में आएंगे तो उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। अभी आपको सम्स बनाने सीखने हैं पूरा, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए इसको कॉपी करिए जब तक हम पॉज कर रहे हैं। उतारो, फिर हम लोग दूसरा सम्स की तरफ बढ़ेंगे। तो समझ में आ गया ये वाला। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2025 वाला क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं, सॉरी 25 बोल रहे हैं, 15। तो यही वाला 15 वाला क्वेश्चन बुक में भी दिया हुआ है, नोट्स में यही सेम वाला ही क्वेश्चन किया ना अभी, यही वाला किया ना हम लोग, विकास शर्मा भाई वाला। चलिए फिर एक और ईयर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ऐसे ही टाइप का। 2018 देखिए ये वाला, 2018 ईयर बुक में भी बहुत सारे ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। ठीक, 2018 इसको करेंगे हम लोग। अब ये करने के बाद फिर 2-4 होमवर्क देंगे, आप लोग को होमवर्क बनाना है, ठीक है। इसी तरह से ही बनेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा, इसी तरह से बनेगा। ये बहुत छोटा चैप्टर है, 3 से 4 क्लास में खत्म हो जाएगा।
देखो यहां पे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर परचेज डे बुक ऑफ कृष्णहू रहा हु इज द रिटेलर ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स। कृष्णहू रहा, चलो स्टार्ट करो, फॉर्मेट बनाइए सब मिलके। 2018 लिख दीजिए, सम नंबर 11। इन द बुक्स ऑफ कृष्णहू, यह है 2018 WB बोर्ड का। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ कृष्णहू पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर डिटेल नेट 5 अगस्त 2024, 5 अगस्त 2024, अगस्त 5। परचेज फ्रॉम SK इलेक्ट्रॉनिक्स, SK इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। क्या परचेज किए? 200 फैंस एट ₹800 ईच, पहला। 500 ट्यूबलाइट एट ₹280 ईच, तो 2 सामान परचेज किए। पहला 200 फैंस एट ₹800 ईच, और 500 LED लाइट्स एट ₹280 ईच। 500 LED लाइट्स एट ₹280 ईच, 280 ईच। 500 200 इंटू 800, 1,60,000। 500 इंटू 280, 1,40,000। मिलाकर कितना हो गया है सर? आगे क्या बोला इसके ऊपर? दोनों के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो हो गया 30,000। और क्या बोला है? पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस 500, ये हो गया 2 लाख। राइटिंग में इशू है। एक मिनट, तो जो अब बोला है लास्ट में पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस 500 रुपया यहाँ पे, तो पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस 500, इसको भी कर देंगे यहाँ पे ऐड। पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस 500, ऐड करने के बाद 2,70,500, पहला वाला बन गया। ठीक, ये है हम लोगों का पहला ट्रांजैक्शन का एंट्री। इसी तरह से बाकी का भी बन जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा।
जब आगे आती है और भी है। नंबर 2, 14 अगस्त 2024, August 14, purchase from DK Electronics, DK Electronics, Halo 50 halogen lights at rupees 1000 each. 50 halogen lights at rupees 1000 each. तो हो गया कितना? नेक्स्ट 15% ट्रेड डिस्काउंट है इसका, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 15%, 7,500, 42,500। अब इसके ऊपर जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी दोनों % एट सीजीएसटी एट द रेट 9% एट जी अंकल बोले ना, दिन में सुबह में आके सिर्फ वो लाइट बंद कर दिएगा ना हमारा, ठीक है, बाहर वाला जो लाइट है उसको, ठीक जी। एसजीएसटी एट द रेट 9% इंटू 9%, 3825, 3825। तो आ गया 50,150 रुपीज, 50,150 रुपीज, ठीक है ना। 99% जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी बोल दिए। अच्छा, अगर क्वेश्चन में रहता है सीजीएसटी, एसजीएसटी एट 9%, सिर्फ 9% रहता है, उसका मतलब है 4.5, 4.5। बढ़िया स्पेसिफिकली बोल दिया सीजीएसटी 9, एसजीएसटी। अगर बोलता सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% तो मतलब 4.5, 4.5। अगर उसमें लिखा हो रहता सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच, तब वो नो। ये सब डिफरेंस को समझना। फिर बोला परचेज फ्रॉम एनके ब्रोज 29 अगस्त। एनके ब्रोज 300 ट्यूब लाइट एट रुपीज 220 ईच। at rupees 220 each, 66,000। ट्रेड डिस्काउंट 10%, ट्रांसपोर्टेशन 200, सीजीएसटी, एसजी 9%। अब देखो यहां पे कोई बोलेगा पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया हो तो हम ट्रेड डिस्काउंट कर ले रहे, फिर ट्रांसपोर्टेशन दिया हो तो हम ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर दे रहे, फिर एंड में जीएसटी ऐड करेंगे। गलत। आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, आगे पीछे दिया हुआ है डजंट मैटर। पहले ट्रेड डिस्काउंट, फिर जीएसटी, फिर ट्रांसपोर्टेशन।
समझ में आया? तो ट्रेड डिस्काउंट 10% है, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 6,600, 59,400। अब इसके ऊपर ऐड CGST एट द रेट 9%। किसका? इसका 9%। 59,400 के ऊपर निकल रहा है, याद रखने हैं। फाइव 3 4 6 add SGST at the rate 9% on sale। अब ऐड किए, $7,092। ट्रांसपोर्ट चार्ज है 200 रुपया। अब आएगा यहां ऐड ट्रांसपोर्ट चार्ज 200, 70292 टोटल मान लो। ये आ गया। इसके ऊपर था 50150, फिर इसके ऊपर था 2,70,500, 3,90,942। टोटल 3,90,942। क्लियर हुआ? समझ का? तो इसी तरह से 2 सम्स बना दिया, बाकी पूरा सम्स आप लोग का अपने आप बनेगा। यही चीज को आपको फॉलो करके पूरा सम्स करना, ठीक है? अब कुछ होमवर्क मार्क करना है आप लोगों को। जो आप लोगों को होमवर्क करना है, TS गिरीवाल वाला जो बुक है, TS गिरीवाल वाला जो बुक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी बना लेना है। जिसके पास TS गिरीवाल का बुक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बना लेना है। एकदम हलवा हलवा बुक है, एकदम इजी है दोनों क्वेश्चन। और जिसके बाद डे है, डे वाला बुक थोड़ा अच्छा है, वो कौन कौन करना है हम बता दे रहे हैं। 2012 का क्वेश्चन कर लेना, देख लो क्वेश्चन नंबर 2 2012 में आया। ये होमवर्क 15 तो किए ही है हम लोग। भी किए हैं। 2000 कौन सा ईयर है इधर समझ में नहीं आ रहा। सम नंबर 13, ये 2 सम्स होमवर्क, ठीक है? ये क्वेश्चन होमवर्क है, देख लीजिए। एंड दिस वन इज होमवर्क, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्स डे बुक। ये तो परचेज डे बुक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्स डे बुक, ठीक है? परचेज डे बुक अब पूरा हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। सेल्स डे बुक, जिसको परचेज आता है वो सेल्स भी कर लेगा, बस हेडिंग चेंज होगा, परचेज की जगह सेल हो जाएगा, ठीक है? परचेज डे बुक का हेडिंग की जगह सेल्स डे बुक हो जाएगा, बाकी पूरा लगभग सेम ही रहेगा। चलिए इसको